अखाड़ा में आज सबसे पहले बात प्रियंका वाड्रा जी की। क्या वो आंदोलन जीवी सियासत कर रही हैं? किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस भी किसानों के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी हुई है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने जय जवान जय किसान पंचायत करने का ऐलान किया है। आज प्रियंका वाड्रा सहारनपुर में जिस पंचायत को शुरू करेंगी, वहीं अब से कुछ देर पहले वो देहरादून एयरपोर्ट से सहारनपुर के लिए निकली हैं। प्रियंका का किसान पंचायत में को संबोधित करने का भी पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। अब कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के 27 जिलों की 134 तहसीलों में से इस तरह किसान पंचायत करने की तैयारी की है। सहारनपुर में प्रियंका जी की मौजूदगी के कारण सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला और हार्दिक पटेल समेत कई नेता किसान पंचायत में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही किसान आंदोलन के साथ, मजदूर आंदोलन के साथ, जिन लोगों के ऊपर महंगाई की गाज गिरने वाली है उसके साथ खड़ी है। पहले भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान मजदूर के साथ थी, आज भी उनके साथ है और वो महापंचायत में जाकर उनके दुख में शामिल होंगे, क्योंकि इस समय सरकार उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। गांधी जी आने वाले समय में किसान आंदोलन की आवाज़ बनेगी सारे हिंदुस्तान में। अब सहारनपुर में होने वाली किसान पंचायत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। बीजेपी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। वहीं सहारनपुर में प्रियंका के पहुंचने से पहले कांग्रेस की किसान पंचायत मुश्किलों में पड़ती नजर आई। सहारनपुर प्रशासन ने त्योहारों, परीक्षाओं, कोरोना और खुफिया अलर्ट का हवाला देते हुए 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत एक साथ 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कांग्रेस ने किसान पंचायत के लिए मंजूरी भी नहीं ली है। ऐसे में पुलिस कांग्रेस की पंचायत पर रोक भी लगा सकती है। ये धारा 144 लगातार जनपद में चल रही है और ये विगत 6 फरवरी से जो है लगी है और आगे जो है ये एक महीने के लिए लगाई जाती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। धारा 144 जनपद में लगी हुई है, लगाई जाती है और जो आगामी त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए और जो कोविड संक्रमण है उसके जो प्रोटोकॉल हैं उनका प्रभावी तरीके से पालन करने के लिए हम लोग इसको लगातार लगा रहे हैं। उसी क्रम में धारा 144 लगाई गई। अब कांग्रेस की पंचायत से पहले ही बीजेपी ने प्रियंका वाड्रा पर हमला शुरू कर दिया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। ये कांग्रेस की सरकार थी और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के। बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। किसान भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सहारनपुर में कांग्रेस की किसान पंचायत के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, सड़क खेतों पर किसानों को बरगलाते हैं और अराजकता फैलाने के लिए उकसाते हैं। 2 दिन लगातार 16-16 घंटे सदन में किसानों पर चर्चा हुई, लेकिन राहुल गांधी सहित किसी भी विपक्षी दल ने अभी तक सदन में किसान हित के लिए प्रावधानों के तहत सवाल नहीं पूछा, जिसका जवाब सरकार देती। ये किसानों का अपमान है। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हम सहारनपुर से ग्राउंड रिपोर्ट भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, एक बात बताइए, ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो कहावत है, आंदोलन जीवी होने की जो प्रथा है, इसको निभा रही हैं प्रियंका वाड्रा जी? देखिए आनंद जी, किसानों के मर्म पे मलहम लगाना क्या गुनाह है? क्या अन्नदाताओं की चिंताओं को एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते यदि प्रियंका गांधी रखती हैं तो क्या ये गुनाह है? आंदोलन जीवी होने पे तो गर्व है। जुमलेबाज जीवी तो प्रियंका गांधी तो नहीं है ना। जुमलेबाज जीवी से अच्छा आंदोलन जीवी परजीवी होना अच्छा है। जिस मोदी ने नए शब्दों को गढ़ा है,
आप उनसे भी पूछते कि ताज होटल में वो क्या कर रहे थे, आंदोलनजीवी बन रहे थे कि फोटेजीवी बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी किसानों के मर्म पे मलहम लगाना चाहती है, किसानों के मांगों को जनता के सामने रखना चाहती है। अगर ऐसा है तो सदन में अभी तक कांग्रेस की तरफ से और किसी भी विपक्षी दल की तरफ से, अभी आपने देखा गिरिराज सिंह ने क्या ट्वीट किया, 2 दिन से 16-16 घंटे चर्चा चल रही है, कांग्रेस के नेता कहाँ है, सवाल क्या पूछा है, मुझे बताइए काला कानून में काला क्या है। यही तो नरेंद्र तोमर भी पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पूछ रहे हैं। आप ही बता दीजिए काले कानून में काला क्या है। ये देखिए, सीधी बात मैं आपसे करता हूं, देखिए अखाड़ा में मैं इधर उधर की बात नहीं करता, सीधा दाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वापस से जगाने का काम है। उनको लगता है कि किसान की आड़ में पंचायत कर धीरे धीरे कांग्रेस को वापस वहां पर थोड़ा सा मजबूत किया जा सकता है, यही इनका एजेंडा है। क्योंकि ना क्षेत्र प्रशासन से इन्होंने परमिशन लिया है, धारा 144 लगी है, फिर भी वो करने जा रहे हैं। तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर रूल्स को फॉलो कौन कर रहा है? ये आंदोलनजीवी प्रथा तो ऐसी है, चाहे कुछ भी कर लो, हमें तो भाई मौका परस्त बनना है। आनंद जी, यदि आप सहारनपुर के एसपी का बयान सुने होते तो आप शायद ऐसी बातें नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, 1973 में जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में बहुगुना सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों के साथ, किसानों के मांग के साथ वो गिरफ्तारी दिए थे, तो क्या वो राजनीति कर रहे थे? एक पुराने पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण उस वक्त किस बात का प्रदर्शन हो रहा था, मुझे बताइए। 1973 में जब वाजपेयी जी प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? किसानों के लिए कर रहे थे। किसानों के लिए क्या मुद्दा क्या था बताइए ना। अरे मुद्दा क्या था बताइए ना, हवा में तीर छोड़ रहे हैं आप, मुझे बताइए। अब मुझे बताइए मुद्दा क्या था उस वक्त? मुद्दा किसानों का था। क्या था किसानों का मुद्दा? आप देख लीजिए क्या था किसानों का मुद्दा? रिफॉर्म्स का मुद्दा था। किसानों को मार्केट मंडी में सही अपनी उपज के दाम मिलने का मुद्दा था। उस वक्त किसानों पर गोलियां किसने चलवाई थी मध्य प्रदेश में, ये बताइए। वही कांग्रेस पार्टी के नेता आज पूछ रहे हैं कि किसानों के हित की उनको बहुत चिंता है। किसानों पर गोली चलवाने वाले आज पूछ रहे हैं कि हमें किसान का हित चाहिए। जो कह रहे थे कि हमें मंडियां खुलवानी है, जो कह रहे थे कि हमें मंडियां, हमको प्राइवेट प्लेयर्स को लाना है, जो कह रहे थे हमको वन कंट्री वन मार्केट जाना है, जिन्होंने अपने शासनकाल में एमएसपी 3 या 4 उपज 4 खाद्य पदार्थों से आगे कुछ नहीं दिया, वो आज पूछ रहे हैं। वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं। जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा उन्हीं कानूनों के बारे में वो आज पूछ रहे हैं। देखिए, ये किसान हित है कि कांग्रेस को वापस जगाने की कोशिश है? आप सीधा बताइए। सुन तो लीजिए। अभी रिपोर्ट एक और आ रही है, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए, रुद्राक्ष माला पहने माघ मेला में संगम में डुबकी भी लगाने वाली हैं, मंदिर में पूजा भी करने वाली हैं प्रियंका वाड्रा जी। अब मनीष जी बताइए, एजेंडा किसान है कि एजेंडा कांग्रेस को वापस खड़ा करने का है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले? देखिए, दरअसल कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग पंचायत से पार्लियामेंट तक जनता के अदालत में खारिज की जा रहे हैं। तो अब किसानों के आंदोलन को उन्होंने अवसर समझा और उनके कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक विरासत को संवारने के लिए इस तरह से वो सामने आई हैं। यद्यपि प्रियंका जी 2019 में भी महासचिव थी और ईस्टर्न यूपी की प्रभारी बनाई गई थी, और उन्होंने जब काम किया यूपी में तो कांग्रेस की सीटें 50% कम हो गई थी, यानी 2 सीटें थी, 1 सीट बची थी। तो निश्चित रूप से अब राजनीतिक तो यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना हरकत करेगी उन्हें फायदा, बीजेपी को फायदा होगा। तो चलिए, धारा 144 लगी है, उन्हें जाने देते हैं। पंचायत की परमिशन नहीं है, फिर भी उन्हें करने देते हैं। नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कह रहा हूँ। एक तो इस कानून, कृषि सुधार कानून पे जो कांग्रेस का भोला विरोध है उसको जनता समझती है, और तमाम ऐसे इश्यूज पर। अभी आपने मंदिर की बात की, अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति मंदिर जाए तो लोग समझ लेते हैं, लग रहा है। अब देखिए, किसान के हित की बात कर रहे हैं ना, ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि किसान के हित के लिए प्रियंका वाड्रा जी वहां गई हैं। 1 मिनट जरा राकेश टिकैत की बात सुन लीजिए, जो कि किसान का मोर्चा संभाल कर गाजीपुर में बैठे हैं, अपने खुद के नंबर बढ़वाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जाट गुजरों के अंदर अपने आप को जाट वोटों का समीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद प्रियंका के सहारनपुर दौरे और कांग्रेस की किसान पंचायत को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। पॉलिटिकल आदमी कहाँ जा रहा है, उसमें प्रियंका गांधी कहाँ जा रही है, मुझे क्या अनुरोध है? स्टेज पे आएंगे ना, माइक पे अपना आना है, आओ, स्वागत है सबको।
आ जाओ और अपना प्रेस से अपनी बात कर लो, जो बात कहनी है अपनी पब्लिक से बात कर लो। अब बोलिए ऋषि मिश्रा जी, पॉलिटिकल आदमी क्यों जा रहा है वहां? आना है आओ, लेकिन स्टेज नहीं मिलेगा आपको। जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं। यदि आनंद अब ये जी खुद आप- किसान नेता कह रहे हैं, अब ये खुद किसान नेता कह रहे हैं। आनंद जी आप में यही प्रॉब्लम है, आप सुनते नहीं है। इस देश का संसदीय परंपरा रहा है 70 साल का। यदि संसदीय इतिहास देखेंगे, हाँ। किसी भी बिल को लेके यदि विरोध एक भी सांसद का होता है, वो बिल सिलेक्ट कमेटी में चला जाता है। नहीं 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 नहीं, एक भी सांसद का विरोध होता है तो बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाता है। और किसान के रिफॉर्म्स की बात सेलेक्ट कमेटी क्या, स्टैंडिंग कमेटी क्या, घूम घूम कर 20 साल से चक्कर काट रही है। 4 घंटे राज्यसभा में डिस्कशन हुआ। ऋषि मिश्रा, आप नंबर आंकड़े उखाड़ के देख लीजिए, विपक्ष में से 33 से 37 एमपी मौजूद नहीं थे, वहां एब्सेंट थे। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप पेपर्स निकाल के देख लीजिए, डॉक्यूमेंट निकाल के देख लीजिए। जिस दिन राज्यसभा में 4 घंटे बहस हुई, उसके बाद वॉइस वोट के दौरान विपक्ष के 33 से 37 राज्यसभा एमपीज राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। और अब गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं 2 दिन से बहस चल रही है सदन में, विपक्ष का एक नेता खड़ा नहीं हुआ सवाल पूछने को कि इस कानून में काला क्या है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष का एक नेता 2 दिन से खड़ा नहीं हुआ, यह बात हो रही है। सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। एक क्लॉज बता दीजिए, एक कानून बता दीजिए, एक बात बता दीजिए जो इन कानूनों में है जो काला है। मैं पूछता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए इस बिल के पास। अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना कि 37 एमपी क्यों गायब थे? 37 एमपी जिस दिन वॉइस वोट हुआ था राज्यसभा में, जब वोटिंग हो रही थी, तब गायब क्यों थे? 4 घंटे की जब बहस चली थी तब गायब क्यों थे विपक्ष से? अगर इतना ही उनको दर्द है किसानों का। और 2 दिन से आपने संसदीय परंपरा की बात पूछी, कौन सी संसदीय परंपरा निभा रही है विपक्ष? एक तो पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। कल मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 68 मेंबर बचे थे, 68 मेंबर लोकसभा में बैठे थे, वो भी 542 में से 68 मेंबर लोकसभा में बैठे थे, वो भी सारे सरकार के थे। विपक्ष की तरफ से नेता ही नहीं बैठे थे जब किसान के ऊपर बहस चल रही थी। नरेंद्र मोदी ये जुमलेबाज सरकार से कीजिए जो अरे जुमले कौन कर रहा है? आंदोलनजीवी कौन बन रहा है? किसी और के प्रोटेस्ट में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है? दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। शुक्ला जी एक बात, ईमानदार पत्रकार है, शुक्ला जी बोलिए। आनंद जी देखिए, अगर ऋषि जी डिबेट करना चाहते हैं, यद्यपि कानून पे पॉइंट टू पॉइंट डिबेट तो श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने भी नहीं किया और न करना चाहते हैं। ऋषि जी शांत हो जाइए, आप लगातार चिल्ला रहे हैं, विषय तो आ जाने दीजिए। ऋषि जी ऐसे डिबेट नहीं होती। नहीं शुक्ला जी एक मिनट, ये ऋषि मिश्रा जी ना, ऋषि मिश्रा जी विश्लेषक हैं, जरा विश्लेषण कीजिए कि यूके और कनाडा जैसे देश WTO में जाकर भारत के खिलाफ ये कंप्लेंट करते हैं कि आपने एमएसपी को क्यों तवज्जो दे रहे हैं, एमएसपी नहीं होनी चाहिए। अब वहीं के लोग यहाँ पर आकर लोगों को भड़का रहे हैं ये कह के कि एमएसपी के लिए कानून पे ले दबाव दो। दूसरी बात ऋषि मिश्रा, आपकी सबसे बड़ी गलत बात कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात ही नहीं है। एमएसपी का मुद्दा तो कुछ और ही है। जब इन 3 कानूनों पर बात होती है तब आप हमेशा एमएसपी की दुम पकड़ लेते हैं, लेकिन इन 3 कानूनों में एक क्लॉज मुझे बताइए जो गलत है। इन 3 कानूनों में मैं आपको अभी चैलेंज दे रहा हूं, ऋषि मिश्रा, इन 3 कानूनों में एक क्लॉज बताइए जो किसान विरोधी है, जिस पर संशोधन नहीं करने को तैयार है, बताइए। शुक्ला जी ना मुझे बोलने दीजिए। शुक्ला जी 1970 में अमेरिका में मार्केट रिफॉर्म्स हुआ था। 1970 में अमेरिका में मार्केट अरे 1970 को छोड़िए, मैं 2020-2021 की बात कर रहा हूँ। 2020-2021 की बात कर रहा हूँ। यही अमेरिका, यही कनाडा, यही यूके WTO में जिनीवा में जाकर यह कहता है कि भारत को एमएसपी नहीं लगाना चाहिए, भारत को खाद्य पदार्थों की स्टॉक पाइलिंग बंद करनी चाहिए। आप अमेरिका और यूरोप का नकल कर लेते हैं। अरे कौन किसकी नकल कर रहा है? कोई किसी की नकल नहीं कर रहा है। देश के किसान को एक मंडी मिले, देश के किसानों को पूरा देश खुला बाजार मिले, देश के किसानों को आजादी हो, अपनी उपज किसी को भी बेच सके, इसमें कौन सा अमेरिका हुआ भाई? ये हमारे भारत का धर्म होना चाहिए हमेशा से। शुक्ला जी भाई थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा बीजेपी आपको जरूरत है सर, अरे आपको जरूरत है। अभी देखिए ऋषि जी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको इधर ये भी पढ़ा रहा हूं, ये सुनिए, मैं आपको ये पत्र भेज रहा हूं, इस पत्र को पढ़िए और मुझे बताइए कि इन्होंने क्या गलत किया है। मोहिंदर गुलाटी जी ने जो लेटर लिखा है ग्रेटा थुनबर्ग को, आपने उसको पढ़ा? 5 सवाल पूछे भारत के किसान के लिए, आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा।
आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, उन्होंने आंकड़े गिनाए, आपने देखे नहीं देखे। आपने देखा कि 100 मिलियन दुनिया में 100 करोड़ लोगों का मुंह भरने के लिए, पेट भरने का खाद्य जो है हमारे भारत में हर साल नष्ट होता है। आपने कभी पढ़ा उसको? क्या उसको नहीं बेचने की आजादी होनी चाहिए? क्या उसको दुनिया में पहुंचाने की आजादी नहीं होनी चाहिए? क्या ये मार्केट खुलना नहीं चाहिए? आप जवाब दीजिए। नहीं देंगे। दुनिया को आप ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद तो पढ़िए। शुक्ला जी, देखिए आनंद जी, ऋषि जी नहीं पढ़ रहे हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, तमाम जो लेफ्ट और बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने को सोकाल्ड कहते हैं, इन लोगों की जितने भी आपत्तियां हैं, तीन कानून है, तीनों पॉइंट करके कभी इन्होंने आपत्ति नहीं की। आप इनसे पूछिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे पंजाब में क्या कानून है आज की डेट में? 2013 में मोदी ने क्या कहा था, अरुण जेटली जी, स्वराज जी ने क्या कहा था? अरे क्या कहा था कि रट लगा रहे, क्या किया वो देखिए। मैं आपको गिना दूं, सरकार की तरफ से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा किसान के हित में खरीद और उनको दिया जा रहा है। 3.75% ऑफ आवर जीडीपी, हमारी जीडीपी का 200 लाख करोड़ का जीडीपी है, उसमें से 3.75%, 7.5 लाख करोड़ रुपया किसान को दिया जाता है, और उसमें से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद सिर्फ एमएसपी के द्वारा के थ्रू हो रही है। ये सारे आंकड़े पढ़िए, थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, आंदोलन जीवियों की पूंछ पकड़ना बंद कीजिए। लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में साजिश का नया सबूत सामने आया है। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको खबर शेयर करना चाहूंगा कि न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन सीक फॉर जस्टिस के सरगना को 26 जनवरी की हिंसा के पहले ही जानकारी थी। आतंकी संगठन के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू का ये एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें पता चलता है कि उसे साजिश के बारे में पूरी जानकारी थी। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, you didn't even listen. I gave you the hint 3 hours before. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਨਵਰੀ 26 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕੀ? What is the movement then? They told hundreds and thousands of farmers to come from Punjab and do what? Go back? What did they do then? What was the movement if we would not have done January 26? अब बोलिए ऋषि मिश्रा, अब शुक्ला जी ये ऑडियो यहाँ न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव है, जहां पर सिख फॉर जस्टिस का ये सरगना ये कह रहा है मैंने 3 घंटे पहले आपको हिंट दे दिया था, आप कैमरे लेकर गए क्यों नहीं? लाल किले पर क्या होने वाला है? इतने किसान वहां पर वापस लौटने के लिए नहीं आए हैं। देखिए आनंद जी, ऋषि मिश्रा या इस तरह के जितने लोग हैं और तमाम विपक्ष के लोग भी 26 जनवरी को जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लाल किले और राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ, ड्राइंग रूम में कहीं न कहीं लोग भी शामिल थे, कहीं न कहीं लोग के बयान, कहीं न कहीं लोगों के जो ट्वीट थे, वो लोग भी इस घटना, इस तरह की घटना में जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? 26 जनवरी से 2 दिन पहले गृहमंत्री कहाँ थे? गृह मंत्री को दिल्ली में होना चाहिए था। गृह मंत्री आसाम और बंगाल घूम रहे थे। जिस गृह मंत्री की जिम्मेवारी दिल्ली की जिम्मेवारी थी, वह गृह मंत्री पंजाब, बंगाल और आसाम के चुनाव में व्यस्त है। नहीं चुनाव में व्यस्त है तो गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। जनवरी को ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं हो सकती? ये दुर्भाग्य आनंद भाई की सरकार क्यों नहीं दे रही है? दिल्ली ने 2 पहले भी लगातार दिल्ली ने 2 बड़े दंगों को देखा है। ये गृह मंत्री दंगों को क्रैक करने में सक्सेसफुल नहीं है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपत्तिजनक झंडे दिखा रहा था, जैसे मामूली सा लड़का को दिल्ली पुलिस ढूंढने में 15 दिन लगा देती है। अरे इतनी जल्दी ढोल के 2 साइड होते हैं तो, लेकिन आपका ये मतलब नहीं, जब आपका मतलब बना दूसरी तरफ किसी भी तरफ आप बजाना शुरू करेंगे। ये वही दीप सिद्धू है जिसको तो आप बड़े आंदोलनकारी, बड़े रेवोल्यूशनरी करके कह रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी है जो दीप सिद्धू को रीट्वीट करके कहती है ये है रेवोल्यूशनरी। तब आपको याद नहीं था, अब पकड़ा गया। पकड़ा किसने? अगर ये सरकार का आदमी है तो सरकार ने इसको पकड़ा
क्यों है? अब आप क्या इसकी पैरवी करेंगे? अब वो मोहन धालीवाल वहां खड़ा होकर कह रहा है कि इनको पकड़ा क्यों, जो विरोध करते हैं उनको गिरफ्तार क्यों किया? आपने सवाल पूछे? नहीं पूछे। ये खालिस्तानी खड़े होकर घुसकर यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, पैसे घुसा रहे हैं और लोगों को यहाँ पर बरगला रहे हैं। आपने सवाल पूछे? नहीं पूछे। चलिए उमेश श्रीवास्तव के पास जाते हैं, सहारनपुर। उमेश, वहां प्रियंका वाड्रा पहुंच गई हैं। जी हाँ, देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शाकंभरी देवी मंदिर पहुंच चुकी हैं। शाकंभरी देवी मंदिर में वो दर्शन पूजन अर्चन कर रही हैं। उसके बाद वो एक दरगाह जाएंगी, दरगाह पर माथा टेकेंगी। दरगाह पर माथा टेकने के बाद वो सीधे किसान पंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 40 मिनट के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पहुँच जाएंगी और किसानों को संबोधित करेंगी, किसान पंचायत में शिरकत करेंगी। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि आज जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आती हैं तो वो क्या कहती हैं, किस अंदाज में खास तौर से केंद्र सरकार पर निशाना साधती हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि मिशन 2022 की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए। और कांग्रेस के सूत्र यही कहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रियंका गांधी को देखने के लिए आतुर हैं, उनको सुनने के लिए आतुर हैं। और जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है, यहाँ पर लोगों की ये भीड़ नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर जब आती हैं तो वो क्या कहती हैं। उमेश, लेकिन यहाँ तो धारा 144 लगी है, इतनी भीड़ इकट्ठे कैसे हो गई? और कोरोना काल में किसी के पास भी मास्क नहीं दिख रहा। इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि कोरोना काल में किसी के पास मास्क नहीं दिख रहा है। यहाँ पर धारा 144 भी लगाई गई है। धारा 144 के बाद ये हाल है। कुछ देर पहले अखिलेश सिंह, जो सहारनपुर के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है और उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा और कानून का पालन कराया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए हुए तो नजर ही नहीं आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां यहाँ पर उड़ ही रही हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरह से यहाँ पर धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तो भूल ही जाइए, सिर्फ हाथों में झंडा ये लहराता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया यूथ कांग्रेस लिखा हुआ है, प्रियंका गांधी की तस्वीर बनी हुई है, पोस्टर्स और बैनर से पूरा का पूरा ग्राउंड पाटा गया है। लेकिन यहाँ पर यकीनन मास्क किसी ने नहीं लगा रखा है और मास्क तो छोड़िए, किसी ने अपना फेस भी कवर नहीं कर रखा है। तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो उठते हैं कि जो भी आयोजक हैं उन्होंने कैसे प्लानिंग की, कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि इतनी भयावह तस्वीरें कोरोना काल में देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ बिल्कुल है ही नहीं और मास्क तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो यकीनन लोग ये बात कर रहे हैं। यहाँ पुलिस की टीम भी खड़ी हुई है, पुलिस के जवान, पुलिस की टीम ने इसकी अनुमति क्यों दी है अगर परमिशन नहीं ली गई है तो? और अगर धारा 144 लगी है तो इस तरह की पंचायत की अनुमति क्यों दी गई है? ये सवाल भी उठते हैं। उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपडेट के लिए। जब प्रियंका वाड्रा वहां पहुंचेंगी हम वापस आपसे रूबरू होंगे, वापस आपसे जुड़ेंगे। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को यहां न्यूज 18 इंडिया पर अखाड़ा पर कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू पर बड़ी खबर आ रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी दीप सिद्धू से पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की यह खबर है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम भी आज दीप सिद्धू से पूछताछ करेगी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू से 26 जनवरी हिंसा की साजिश पर सख्त सवाल पूछे जा सकते हैं। खबर यह है कि जांच एजेंसियां दीप सिद्धू को उसके बनाए वीडियो और भड़काऊ भाषण दिखाकर सवाल पूछने में जुटी है। वहीं 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई सारे राज खोले हैं, यह खबर आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने दिल्ली की सीमा पर किसान के आंदोलन से जुड़ने से लेकर लाल किला पर तोड़फोड़ के बाद भागने तक की सारी कहानी बयां कर दी है। और यही नहीं, दीप सिद्धू से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जॉइंट सीपी बीके सिंह भी पहुंचे हैं। पुलिस हिरासत के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दीप से पूछताछ अभी चल रही है।
वहीं स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि वो 25 नवंबर को पहली बार सिंघू बॉर्डर आया था और वहां दीप सिद्धू अपने खुद के एक टेंट में रुका। दीप सिद्धू के मुताबिक पहले ही दिन उसने आंदोलन के पक्ष में भाषण दिया। सिर्फ टेंट में ही नहीं, दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर के आगे एक कमरा भी किराए पर लिया था। भीड़ को भड़काने वाले वीडियो के सवाल पर उसने कहा कि भीड़ के साथ था, इसलिए भड़काने की बात की। दीप सिद्धू ने यह भी माना कि वो कई बार लखा सदाना से सिंघू बॉर्डर पर मिला। पूछताछ में दीप सिद्धू बोला कि 26 जनवरी की घटना के बाद डरकर उसने मोबाइल फोन फेंक दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने कहा कि उसने छिपने के लिए दोस्तों से कई बार मदद ली। दीप सिद्धू ने बताया कि दोस्तों के फोन से ही वीडियो बनाकर उसने फेसबुक पर डाले और विदेश में रहने वाले कई दोस्तों से ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड करवाए। दीप सिद्धू के मुताबिक कैलिफोर्निया की एक महिला दोस्त ने उसकी बड़ी मदद की।